मैं रामराज मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा ग्रुप में सभी छात्रों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ इसका लाभ आप जरूर उठा रहे होंगे। पूर्व में रासो काव्य की प्रमाणिकता अप्रमाणिकता, पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता अप्रमाणिकता के बारे में चर्चा कर चुका था। अब मैं आदिकाल की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करूँगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे हम आदिकाल नाम से जानते हैं, भाषा और साहित्य की दृष्टि से पर्याप्त काल है। उसकी समस्त अध्ययन का अभी तक सम्मत मूल्यांकन नहीं हो पाया है, क्योंकि विद्वान प्रमाणिकता एवं भाषा के विवादों में उलझे रहे। कई ऐसी उपलब्धियां सामने आई है जिसका परवर्ती साहित्य पर ऋण है। एक भाषा रूप एवं संप्रेषण क्षमता। आदिकाल में हिंदी भाषा साहित्यिक अभ्रंश के साथ साथ चलती हुई जनभाषा के रूप में साहित्य रचना का माध्यम बन रही थी। आदिकाल में दो भाषाओं की समांतर रचना प्रक्रिया चलती रहने से अधिकांश विद्वान विचार करके दोनों भाषाओं के साहित्य को अलग अलग करने का अवसर नहीं पा सके। यह हुआ, कभी अपभ्रंश के नाम पर हिंदी का आरंभ हिंदी छोड़ दिया, तो कभी पुराने हिंदी के नाम पर अपभ्रंश का परवर्ती साहित्य हिंदी साहित्य में सम्मिलित कर लिया। जब भाषा का रूप साहित्य ही अपनी सीमाएं नहीं बना सका था, तब संप्रेषण क्षमता की जांच कैसे होती। नई खोजों से ये धारणा स्पष्ट हो चुकी है कि जनभाषा के रूप में हिंदी 8वीं शताब्दी में ही हिंदी भाषा का साहित्य बन चुकी थी तथा अपभ्रंश भाषा के साथ अपनी भूमि पर आगे भी बढ़ने लगी। अपभ्रंश में साहित्य लिखने वाले कवि अक्षर पाकर हिंदी में भी कविता करने लगे। दोनों भाषाओं में स्पर्धा भक्ति काल के आरंभ तक चलती रही और अंत में एक दिन ऐसा गया जब अपभ्रंश का खेमा छोड़कर सभी कवि हिंदी के मार्ग पर अग्रसर हो गए। आदिकालीन साहित्य में प्रयुक्त हिंदी की ये बहुत बड़ी शक्ति है जो उसकी संप्रेषण क्षमता की सूचना देती है। एक विशाल क्षेत्र की अनेक बोलियों से उसका एक सामान्य रूप विकसित हो रहा था। वह मिथिला से मेवाड़ तक की व्यापक जनभाषा बनकर जनमानस को प्रभावित कर रही थी। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश के शब्द भी यदि अपनी सीमा छोड़कर हिंदी का दामन पकड़ना चाहते थे, तो कव्यगण बड़े प्रेम से उसके सामने अपना हृदय खोलते थे। जनभाषा के प्रयोग की प्रवृत्ति धीरे धीरे जनजीवन के सभी रूपों को प्रस्तुत करने में समर्थ होती जा रही थी। आदिकालीन साहित्य की भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती हुई एक व्यापक रूप ग्रहण करने को बढ़ रही थी। दूर दूर रहते हुए भी भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों में रमते हुए भी सभी हिंदी कवियों की प्रतिभा एकत्व का आभास दे रही थी। अनजाने ही उन सबका ऐसा प्रयास चल रहा था जिसके फलस्वरूप समस्त हिंदी क्षेत्र की बोलियां अपने सांस्कृतिक एकता संभवतः इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कविगण संस्कृत से तत्सम शब्द लेकर अपनी भाषा में उपयुक्त होने लगे थे। यद्यपि आदिकाल में भाषा की प्रवृत्ति पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाई थी, किंतु प्रयास की सघनता अपना चमत्कार दिखाने लगी थी। इसी चमत्कार से फलस्वरूप 15वीं शताब्दी का अंत आते आते हिंदी का वह रूप हुआ जो समस्त देश की प्रमुख सांस्कृतिक भाषा बन गया। आदिकाल में हिंदी का संस्कृत और संस्कृति की ओर जाने वाला व्यापक जनभाषाई स्वरूप अविधेय रूप से भी पर्याप्त संप्रेषणीय था। कवियों ने उन शब्दों को छोड़ दिया था जो घिसे पिटे धार्मिक अर्थों को ढोते थे। तत्कालीन जीवन की भावभूमि का साथ देने वाली शब्दावली सरस रूप में भी सशक्त होती जा रही थी। उसमें नए पुरुषार्थों तथा नए अनुभवों को व्यंजित करने की शक्ति बड़ी स्फूर्ति के साथ जन्म ले रही थी। सिद्धों की जीवन दृष्टि तथा स्पष्टवादता, नाथपंथियों का हठयोग, जैन की भाषा, चारण भाटों की प्रतिस्पर्धा, खुसरो की लोकानुरंजना, सबको एक अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य उठाने में तल्लीन भाषा ने अलंकार की परवाह करती थी, ने लक्षण व्यंजना आदि की परवाह करती। ये सब सहज साधन ही उसके अनुवर्ती होते जा रहे थे। यही कारण है कि आदिकालीन साहित्य की भाषा एक और तो रूप भेद होने पर अभेद है, दूसरे संप्रेषण क्षमता भी बेजोड़ है। कोई भी अलंकार ऐसा नहीं जो उस पर न भावता हो, कोई भी छंद ऐसा नहीं जो उसका साथ न देता हो। उसमें कवियों ने जीवन के जिस किसी भी पार्श्व को चित्रित किया है वह सजीव हो उठा है। आदिकालीन कवियों का हिंदी भाषा की रूपात्मक एकता का प्रयास
जो 15वीं शताब्दी तक पहुँचते पहुँचते पूर्णतः सफल हो चुका था, इतिहास से मिटाया नहीं जा सकता। अब है आदिकाल की कथ्य और शिल्प के क्षेत्र में देन या उपलब्धियां। आदिकालीन साहित्य जनजीवन की जिन अनुभूतियों को प्रकट हुआ था, उसमें पर्याप्त व्यवस्था थी। वह एक ऐसी भीड़ का सायास लिखित साहित्य नहीं है, अब तो एक सचेतन समाज की सहज स्थितियों से उत्पन्न साहित्य है। यही कारण है कि जीवन की विभिन्न दशाओं और स्वच्छंद प्रवृत्तियों के चित्र मिलते हैं इसमें। कथ्य की दृष्टि से आदिकालीन साहित्य में एक साथ कई परंपराओं का उल्लेख हुआ है। अपभ्रंश और संस्कृत की रचना में इनमें से कुछ परंपराओं के स्रोत अवश्य है, किंतु उसकी शक्ति एवं गंभीरता हिंदी की अपनी देन है। समाज की विभिन्न स्थितियों पर दृष्टिपात करके सहज जीवन का मार्ग सुझाने में अब लेकर हठयोग की साधना तक आदिकाल में मुक्तक काव्य का जो विस्तार हुआ है, निश्चय ही उसका पर्याप्त ऐतिहासिक महत्व है। अगर आदिकालीन सिद्धों नाथपंथियों के काव्य रूपों को हिंदी क्षेत्र से निकाल दिया जाए तो फिर भक्तिकालीन निर्गुण पंथियों की काव्य गंगा का उद्गम बताना कठिन हो जाता है। और जो लोग मैदान से ही गंगा को गंगा मानते हैं, जिस पर्वत से वे निकलते उसे ऊबड़ खाबड़ भूमि समझकर छोड़ देना चाहते हैं, वे भूल जाते हैं कि तब उनकी गंगा जीवन। हमें तो स्पष्ट आदिकालीन हिंदी साहित्य की धार्मिक कथाओं और ऐतिहासिक चरित्रों की उन प्रवृत्तियों का विकास होता दिखाई देता है जो भक्ति काल में मानस एवं पद्मावत जैसे महाकाव्यों के रूप में समृद्ध हुई। आदिकालीन जैन साहित्य, रासो साहित्य, लोक काव्यों की वे प्रवृत्तियाँ थी जो नारी और युद्ध पर आधारित थी। भक्ति का आवरण उठकर आगे बढ़ी और अब तक उसका विकास नहीं रुका है। प्राकृत और अपभ्रंश में रावलवेद तक श्रृंगार की जो परंपरा आई थी, वह भक्ति काल को प्रभावित करते हुए रीतिकाल तक चली गई। नारी के सहज श्रृंगार से लेकर उसके मानसिक सौंदर्य तक पहुंचने की प्रवृत्ति भी आदिकाल में पूर्ण वेग से उभरी। नक्श वर्णन, विरह के विभिन्न रूप, विरहिणी नायिका द्वारा प्रीतम पास संदेश प्रेषण, स्वकीय और परकीय प्रेम की सीमाएं, ये सब आदिकालीन साहित्य के कथ्य में अंतर्निहित है। इनके कारण अनेक काव्य रूपों एवं अलंकारिक वर्णनों की परंपराओं का विकास हुआ है। यही वह युग है जब नाथों का दुरूह हठयोग काव्यवादी रचा और सुना जा सकता था, तो खुसरो की मनोरंजक पहेलियां एवं जगनिक की वीरतापूर्ण कविता में भी लोग बड़ी रुचि से रम सकते थे। संयोगनी के सुखद पर्यक से लेकर छत्राणी के वीर पति की बलि तक कवियों की प्रतिभा का विस्तार था। प्रकृति के अनेक विध रूपों के साथ मनुष्य जीवन के विभिन्न स्वरूपों को चित्रित करने में भी इस युग के कवि पूर्णतः सक्षम थे। उनके पास प्रकृति के सौंदर्य को ग्रहण करने की नहीं, उनसे अपनी अभिव्यंजना को समर्थ बनाने की भी प्रतिभा थी। तात्पर्य यह हो कि इस युग में साथ धार्मिक मनोवृत्तियों का सात्विक चित्रण मिलता है, श्रृंगार की सहज सरसता दिखाई देती है और वीर रस के बुझाएं भड़काने वाले दृश्य मिलते हैं तथा ऐसे चित्र सामने आते हैं जिनसे एक स्वतंत्र जाति के अहंकार का पूरा बिंब उसके समस्त टूटन के साथ उभरता है। आदिकालीन साहित्य में कथ्य की विविधता के साथ छंद प्रयोग की विविधता भी रही है। डॉक्टर द्विवेदी ने छंद की दृष्टि से कुछ सीमाएं बताई है। उन्होंने श्लोक को लौकिक संस्कृत का, गाथा के प्राकृत का तथा दोहे को अपभ्रंश का मुख्य छंद स्वीकार किया है। वस्तुतः दोहा छंद अपभ्रंश में जनभाषा से ही गया था, इसलिए इस छंद को हिंदी का मुख्य छंद मानना चाहिए। धन्यवाद।